में हमने लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल वाला पार्ट देखा था ना, जहां पे मैंने रैंडम एक ग्राफ लिया था, अलग अलग पॉइंट पे हम लोग लिमिट उसका चेक कर रहे थे, राइट। नाउ चलो एक उसी से एक बार रिकैप करते हैं। इस फंक्शन का ग्राफ देखिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/x², ठीक है। बताइए तो ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है जीरो पे? ये ग्राफ आपको पता है कि ये चलते रहेगा इन्फिनिटी तक, है ना। 1/x² का ग्राफ है, तो ग्राफ अगर इसी शेप में चलते रहा तो क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा जीरो पे, यस और नो? सिद्धांत और दीप का कहना है नो, राघवेंद्र का कहना है यस, बाकी लोग? अंजन का कहना है नो, शिवम का कहना है यस, आद्या कह रही है नो, आनंद नो, निधि कह रही है यस इंफिनिटी, दिव्या नो कह रही है। देखो ओके, तो आई थिंक जिन जो लोग यस कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज ऑब्जर्व करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा सबसे पहले तो दिस ग्राफ इज अप्रोचिंग लाइक दिस, ओके। दिस ग्राफ इज अप्रोचिंग लाइक दिस, मतलब जैसे जैसे आगे जाएगा ये ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे बढ़ते रहेगा और इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करते रहेगा। तो आई थिंक जिन जिन लोगों ने यस बोला है उन लोगों ने ये देखा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट इज इंफिनिटी। तो शायद आपके मन में आ रहा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर अप्रोचिंग इंफिनिटी, एंड दैट इज व्हाई आप कह रहे होगे कि यस द लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन आपने ये देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी की तरफ, राइट हैंड लिमिट भी इंफिनिटी की तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स, जब लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात की गई थी तो वहां पे क्लियरली बताया गया था कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए, लेकिन उनको एक फाइनाइट नंबर भी होना चाहिए, उसको एक फाइनाइट नंबर भी होना चाहिए। अब इंफिनिटी एक फाइनाइट नंबर नहीं है, ठीक है, इंफिनिटी एक फाइनाइट नंबर नहीं है। तो जहां पे भी हमें मान लो कि आप किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपने मान लो कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया वो आया 5, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया वो भी आया 5। तो अगर दोनों उस पॉइंट पे 5 आ रहा है, एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, एक फिक्स नंबर आ रहा है, तभी आप बोलते हो कि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इस केसेस में हम क्या बोलेंगे कि इवन दो बोथ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट आर अप्रोचिंग इंफिनिटी, बट they since it is not a finite number, so the limit does not exist, ठीक है। this is what it is given here. Here LHL and RHL tend to infinity as x is approaching 0. LHL RHL दोनों infinity की तरफ जा रहे हैं जैसे जैसे x को आप 0 के पास लेते जा रहे हो, but the limit will still not exist because it is not finite, एक fixed number नहीं है। Am I clear? Please keep this thing in mind. Okay? ओके, बढ़ते हैं आगे। एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स, तो कई जैसे अपन एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस देखे थे, एल्जेब्रा ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखे थे, वैसे एल्जेब्रा फंक्शंस में भी हमने एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस देखा हुआ है, राइट। तो अब सिमिलरली एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स जो हमको लिमिट्स के क्वेश्चंस में को सॉल्व करने के दौरान थोड़ा हेल्प करेगा, ठीक है। अभी फिलहाल एकदम दो ही पॉइंट्स रखे मैंने सिंपल सा। सबसे पहला है कि अगर मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स जिसका लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं ए पे, तो उसकी वैल्यू आ रही है एल, देख रहे हो ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। सिमिलरली सेकंड वाला है जी ऑफ एक्स का, अगर हम लिमिट कैलकुलेट करें उसी पॉइंट पे, जी ऑफ एक्स इज अनदर फंक्शन बट वी आर कैलकुलेटिंग द लिमिट एट द सेम पॉइंट एक्स अप्रोचिंग ए, और अगर उस केस में उसका लिमिट एम आ रहा है, देन देयर आर टू केसेस। पहला, अगर आप एफ एक्स प्लस डी एक्स का लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हो, एफ एक्स प्लस डी एक्स का लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हो उसी पॉइंट पे, सो दैट इज इक्वल टू इंडिविजुअल फंक्शंस का लिमिट, देख रहे हो, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स अप्रोचिंग ए प्लस लिमिट ऑफ जी एक्स एक्स अप्रोचिंग ए। आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से यहाँ पे लिमिट दोनों फंक्शन पे इंडिविजुअली ब्रेक हो गया।
अब क्योंकि पहला वाला का वैल्यू l और दूसरे वाले का वैल्यू m हमने ऊपर पहले ही डिफाइन कर दिया था, तो इसीलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, l प्लस m हो जाएगा। सेम इज द केस विद पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में वी आर डूइंग fx माइनस gx, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, l माइनस m हो जाएगा। बट ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स अगेन आप सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकते हो व्हेन बोथ द लिमिट्स आर फाइनाइट। बोथ द लिमिट्स यहाँ पे क्या मीन कर रहा है, व्हेन बोथ when both L and M, ठीक है, L और M दोनों के दोनों फाइनाइट होंगे तब। ऐसा ना हो कि आपने लिमिट L का वैल्यू इनफाइनाइट को जा रहा है और M का वैल्यू लेट्स से 10 को जा रहा है, तो अगर एक इनफाइनाइट को जा रहा है एक 10 को जा रहा है, फिर ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट नहीं लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब दोनों एक फिक्स नंबर होंगे, ठीक है। बेसिक चीज है, मतलब इतना कोई इतना दिमाग लगाने वाली चीज भी यहाँ पे नहीं है। एक और कह सकते हो जो यहाँ पे नहीं लिखा हो, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट वाला पार्ट में क्या होगा कि आप चाहो तो उस कांस्टेंट को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो। जैसे कि इसको यहीं पे अगर हम लिखे पॉइंट नंबर 3, लिमिट k टाइम्स ऑफ fx, ठीक है, ये ब्रैकेट ही लगाता हूं, x अप्रोचिंग है, तो यहां पे आप चाहो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, लिमिट कैलकुलेट कर लो फंक्शन का, फंक्शन का लिमिट जो भी आएगा उसके साथ आप k को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगेन अ वेरी सिंपल रूल यू कैन से। ओके नेक्स्ट, अब आता है थोड़ा मेन पार्ट। अभी तक तो जो भी हम लोग कर रहे थे वो सब कह सकते हो कि इट वाज कंप्लीटली द बेसिक्स, मतलब जस्ट टू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट इज लिमिट्स, क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, हमने अभी तक बात नहीं किया था। ग्राफिकली हमने देखा था वो अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए, बट जनरली अगर आप कहोगे तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ग्राफिकली तो नहीं देता है, आपको वो अलजेब्रिकली सॉल्व करना होगा, राइट। तो वो बस अभी तक हमने जो किया वो दैट वाज कंप्लीटली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज लिमिट एंड हाउ डू वी एक्चुअली, मतलब हाउ डिड दिस कॉन्सेप्ट कम एंड वो कॉन्सेप्ट एक्चुअली में यूज कैसे किया जाता है, ठीक है, उस पे हमने काम किया था। यहां से आपका असली खेल शुरू होगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। ये जो नाम से ही दिख रहा है कि ये इसके वैल्यूज जो होंगी आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। हमारे पास टोटल 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, आपके सामने दिख रहा है 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये एक्चुअली 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग है। सेकेंड वाला इंफिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इंफिनिटी अप्रोचिंग है। थर्ड वाला इंफिनिटी अप्रोचिंग माइनस इंफिनिटी अप्रोचिंग एंड सो ऑन। अगर मैं क्योंकि आप लोग साथ में बोर्ड्स को भी टारगेट कर रहे हो, तो बोर्ड्स के लिए सिर्फ ये 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली जो कंटिन्यूटी चैप्टर आएगा या डिफरेंशियबिलिटी आएगा, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कहीं ना कहीं आप पहले 3 ही फॉर्म्स के साथ डील कर रहे होगे, ठीक है। आपको ये बाकी 4 फॉर्म्स जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। तो पहले 3 वाले को सॉल्व करना भी बड़ा आसान है, ठीक है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म अब होते कैसे, मतलब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया आई विल टेक सम एग्जांपल्स, ठीक है। सिंपल सा मतलब समझने के लिए कि यार ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब क्या। तो लेट्स से गाइस एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं पहले। सोच लो कि a इंटू बी, a इंटू बी का वैल्यू c के बराबर है, ठीक है। a इंटू बी का वैल्यू c के बराबर है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि मान लीजिए a मेरा जो भी वैल्यू था वो 2 को अप्रोच कर रहा है और b मेरा जो भी वैल्यू था वो 3 को अप्रोच कर रहा है, तो क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट किसको अप्रोच कर रहा होगा। बताइए, सिंपल सा मैथ्स है। ए 2 को अप्रोच कर रहा है, बी और बी आपका 3 को अप्रोच कर रहा है, तो इनका प्रोडक्ट किसको अप्रोच करेगा। शिवम, दिव्या, निधि, अंजन, आद्या, राघवेंद्र, सही है। द एंटायर प्रोडक्ट विल अप्रोच 6, राइट। पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं 6 को अप्रोच कर रहा होगा। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके।
अगर मान लो एक सिंपल सा और केस ले रहा हूं, अगर ए जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है और बी मेरा 3 को अप्रोच कर रहा है, अब मेरा पूरा प्रोडक्ट किसको अप्रोच करेगा? ए अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, बी मेरा 3 को अप्रोच कर रहा है, तो पूरा प्रोडक्ट अब किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज एक नंबर 0 के बहुत पास है, एक नंबर 3 के बहुत पास है, तो उनका जब प्रोडक्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो कहने के लिए इस मल्टीप्लीकेशन में आपका ड्राइविंग फैक्टर कौन है, कौन पूरा आउटपुट का वैल्यू कौन लेके घुमा रहा है? तो वो ये घुमा रहा था, है ना। चलिए और एक केस देखते हैं। मान लो कि ए इस बार हमारा लेट से 3 को अप्रोच कर रहा था, बी मेरा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा था। ए मेरा 3 को अप्रोच कर रहा है, बी मेरा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अब पूरा प्रोडक्ट किसको अप्रोच करेगा? नहीं आनंद, सिंपल सी बात है, नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, इंफिनिटी बोलेंगे ना। क्यों इंफिनिटी बोलेंगे? बिकॉज यहाँ पे ए जो है वो 3 के बहुत पास है, जबकि बी बहुत बड़े नंबर के पास है, इंफिनिटी। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे होगे, तो नेट रिजल्ट भी तो बहुत बड़ा नहीं होगा क्या? नेट रिजल्ट भी बहुत बड़ा होगा, तो वो वैल्यू भी कहीं ना कहीं इंफिनिटी को अप्रोच कर रही होगी, है ना। तो इस केस में हमारा ड्राइविंग फैक्टर कौन है? ए और बी में से बी है, राइट। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन आपने यहां पे किया मल्टीप्लीकेशन में। नहीं नहीं सिद्धांत, 3 टाइम्स इंफिनिटी आपका अल्टीमेटली इंफिनिटी ही रहेगा। इंफिनिटी है 0। आदर्श में समझा नहीं, एक बार दोबारा पूछो क्या पूछ रहे हैं। इंफिनिटी या लिखे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया क्या? इंफिनिटी तो 0 नहीं होगा ना, इंफिनिटी को तो आप 0 अप्रोच नहीं कर रहे होगी। सर अगर यहाँ इंफिनिटी 0 होता तो, अरे यार इंफिनिटी 0 कैसे होगा? इंफिनिटी अप्रोचिंग 0 कैसे होगा? इंफिनिटी अप्रोचिंग मतलब बहुत बड़े नंबर को अप्रोच कर रहा है ना यार। ओके अच्छा, नेक्स्ट, इफ we have 0 approaching into 0 approaching, ए भी 0 को अप्रोच कर रहा है, बी भी 0 को अप्रोच कर रहा है, अब बताओ तो पूरा प्रोडक्ट किसको अप्रोच कर रहा होगा? वेरी क्लियर। पहला वाला वैल्यू भी 0 के बहुत पास है, दूसरा वाला वैल्यू भी 0 के बहुत पास है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के बहुत पास रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आप जहां पे आंसर बता पा रहे हो, बेसिकली आप जहां जहां पे आंसर बता पा रहे हो, ये सारे के सारे डिटर्मिनेंट फॉर्म्स हो गए, सारे के सारे डिटर्मिनेंट फॉर्म्स हो गए, क्योंकि आप यहाँ पे बता पा रहे हो कि आपका फंक्शन आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, आपका आउटपुट किसको अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पिक करता हूं इंफिनिटी अप्रोचिंग, पहला वाला इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दूसरा वाला इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट किसको अप्रोच करेगा? आकाश, अप्रोचिंग फैक्टर एज सच यहाँ पे तो दोनों ही एक ही बराबर है ना। यहाँ पे दोनों ही एक ही बराबर है, तो यहाँ किसी को भी कंसीडर करो, मैटर नहीं करेगा। पहला वाला भी बहुत बड़े नंबर के पास है, दूसरा वाला भी बहुत बड़े नंबर के पास है, तो उनका प्रोडक्ट भी इंफिनिटी के बहुत पास होगा। कोई डाउट है किसी को इसमें? आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को। सो फाइनली आई कैन से वन थिंग कि ये सारे के सारे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स नहीं है। सब जगह आप बता पा रहे हो, सब जगह आप बहुत इजीली बता पा रहे हो कि यार हमारा प्रोडक्ट, हमारा आउटपुट किसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, हाँ ये नंबर और बड़ा हो जाएगा, बट आप ये नहीं कहते हो, देखो आप ये नहीं कहते हो कि इंफिनिटी इज ग्रेटर देन इंफिनिटी ना। हम एक इंफिनिटी को मान लो, मान लो कि कुछ एक जगह पे हमने बोला कि बी इज अप्रोचिंग इंफिनिटी,
और उसको हमने डबल कर दिया, तो हम मैथ्स में उसको 2 टाइम्स ऑफ इंफिनिटी नहीं लिखते हैं, उसको भी हम इंफिनिटी बोलते हैं, बिकॉज इंफिनिटी इज जस्ट अ नोशन, इट इज नॉट एन एग्जैक्ट नंबर यार, ठीक है, इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन, इट्स जस्ट अ नोशन दैट अब बहुत बड़ा जो नंबर है उसको इंफिनिटी का नाम दे दो, ठीक है। तो देखो ये सारे डिटर्मिनेंट हो। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ और ये सोच के बताना, हाँ, मतलब टेक एटलीस्ट 1 मिनट ऑफ योर्स, चाहिए तो कुछ एग्जांपल्स रखना। अगर हमारा एक वैल्यू, यही वाला केस ले रहा हूं, a इंटू बी इज इक्वल टू सी वाला, अगर हमारा एक वैल्यू 0 को अप्रोच कर रहा है और दूसरा वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, अब आपका पूरा का पूरा प्रोडक्ट किसको अप्रोच करेगा? ध्यान से देखिएगा। जब इस, और क्यों कह रहा हूं सोचने के लिए, इस एग्जांपल को देखो, जब 0 अप्रोचिंग इंटू 3 अप्रोचिंग था तो पूरा प्रोडक्ट कौन घुमा रहा था? 0 अप्रोचिंग घुमा रहा था। जब 3 अप्रोचिंग था ए और इंफिनिटी अप्रोचिंग था बी, तो पूरा प्रोडक्ट को कौन ड्राइव कर रहा था? कौन ड्राइव कर रहा था? कौन अपने डायरेक्शन में लेके जा रहा था? तो बी लेके जा रहा था। तो जब ए 0 को अप्रोच कर रहा है और बी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तब आप ध्यान से सोचो कि वैल्यू किसको अप्रोच कर रही होगी। अब गाइस 0 अप्रोचिंग का मतलब, ठीक है, 0 को अप्रोच कर रहा है, इंफिनिटी अप्रोचिंग का मतलब इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। नाउ थिंक, एक छोटा सा हिंट देता हूं, छोटा सा हिंट देता हूं, सोचिए कि 0 को कोई कैसे अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे लेट्स से 2, 1.9, 1.8, 1.7, 1.6, 1.5 इस तरीके से अप्रोच कर रहा है। और कोई इंफिनिटी को कैसे अप्रोच कर रहा है? 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 8 करोड़, ठीक है, इस तरीके से अप्रोच कर रहा है। अब आप इन वैल्यूज को एक बार वहां पे जस्ट रख के तो देखो क्या हो रहा है। आप इन वैल्यूज को जस्ट रख के तो देखो क्या हो रहा है। क्या आप डायरेक्शन निकाल पाओगे? यू हैव टू थिंक यार, एक बार इस चीज को अगर समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाई वी आर एक्चुअली लुकिंग इनटू इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। देखो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक केस लेते हैं जहां पे जो मैं समझा रहा था अभी, ठीक है, कि मान लो पहले ये वैल्यू है 5, टू कह रहा था मैं, चलो उसको 5 मान लो कि पहले ये वैल्यू था 5, ये 5 से 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे है 1 करोड़, तो 1 इंटू या 10 टू द पावर 7 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये 5 से हुआ 4.9, 5 से हुआ 4.9, ये हो गया डबल स्क्वायर कर दिया 10 टू द पावर 14, ये 4.9 से हुआ 4.8, ये हो गया 10 टू द पावर 21, ये हो गया 4.7, ये हो गया 10 टू द पावर 28, ये हो गया 4.6, ठीक है, ये हो गया 10 टू द पावर 35। अब अगर हम इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना होगा? 5 इंटू 10 टू द पावर 7, यहाँ पे प्रोडक्ट कितना होगा? 4.9 इंटू 10 टू द पावर 14। कौन सा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? नीचे वाला, बिकॉज उसके 10 के पावर से बहुत ज्यादा बढ़ गए। When I'm saying 0 approaching and infinity approaching, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि 0 को अप्रोच करने वाला जो रेट होगा और इंफिनिटी को अप्रोच करने वाला जो रेट होगा सेम होगा, राइट? एक स्लो भी, एक कह सकते हैं कि एक 0 को धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है, दूसरा इंफिनिटी को बहुत रिगरसली अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे दिस विल बी 4.8 इंटू 10 टू द पावर 21, यहाँ पे दिस विल बी 4.7 इंटू 10 टू द पावर 28, यहाँ पे 4.6 इंटू 10 टू द पावर 35। तो स्टूडेंट्स मैंने जो एग्जाम्पल लिया, अगर हम इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मेरा प्रोडक्ट किसको अप्रोच कर रहा है?
इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। आई होप यू एग्री। अब इसी को अगर मैं पलट दूं, या ऐसा मान लो कि जीरो को अप्रोच कराने वाले का मैं रेट बढ़ा देता हूं, ठीक है। देखो अब मान लीजिए, तो एक जगह एक एग्जांपल से क्या दिख रहा है, एक एग्जांपल से दिख रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। मान लो कि अब मैं यहाँ पे जो केस ले रहा हूं 5 और यहाँ पे था 10⁻7, ठीक है। अब इसको हाफ कर दिया, ये 2.5 हो गया और इसका एक पावर बढ़ा, ठीक है। या फिर हाँ, उसके बाद ये और हाफ कर दिया 1.25, इसका एक पावर बढ़ा, यहाँ पे और हाफ कर दिया 0.625, यहाँ पे एक पावर बढ़ा। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, ये प्रोडक्ट आ रहा है 5 इंटू 10⁻7, अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आएगा 2.5 इंटू 10⁸ है। अच्छा अभी भी मैंने आई थिंक एग्जाम्पल उतना सही नहीं ले पाया ना, तो एक काम करते हैं, एक एक डेसिमल और बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अब मैं केस, आपको फील हो ही रहा होगा कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये इंफिनिटी को अप्रोच करेगा अगर ऐसे ही बढ़ते रहा तो, ठीक है। अब इसका रेट हमको ज्यादा दिख रहा है, इसको जीरो को अप्रोच करने वाला रेट बहुत ज्यादा है और इसका इंफिनिटी को अप्रोच करने वाला रेट बहुत कम है। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो 5 इंटू 100 इज 500, 0.5 इंटू 200, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 इंटू 20 100, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 3 15, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस बार वैल्यू क्या दिख रही है, इस बार जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है। इस बार वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अरे सिद्धांत, व्हेन यू आर अप्रोचिंग इंफिनिटी, ठीक है, तो हम हमारा नंबर धीरे धीरे बढ़ के किसकी तरफ जा रहा होगा, हमारा नंबर धीरे धीरे बढ़ के इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा ना। और जब हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा नंबर जीरो को अप्रोच करेगा धीरे धीरे, ठीक है। अब आप राइट से अप्रोच करो लेफ्ट से अप्रोच करो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ओके। तो इन दिस पर्टिकुलर केस, क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसको अप्रोच कर रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट है ये अप्रोच कर रहा है जीरो को। तो एक जगह पे इंफिनिटी दिखा, एक जगह पे जीरो दिखा। चलो एक और केस देखते हैं। अब मैं केस कैसा ले रहा हूं, मैं अब केस ले रहा हूं जहां पे ए जो है वो हाफ होते जा रहा है और बी जो है वो डबल होते जा रहा है। तो उस केस में प्रोडक्ट क्या होगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा, 500 500 500 500। तो यहाँ पे तो मेरा प्रोडक्ट ना ही जीरो को अप्रोच कर रहा है और ना ही इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो फाइनली in this particular case, whenever you are having a product of two functions where one function is approaching zero and the other function is approaching infinity, then you cannot determine the direction of the movement, or you cannot determine the direction of the output function. I hope this is clear.
ये बस एग्जांपल आपको मैं समझाना चाहता था कि व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज सर फोर्थ में सर क्या होगा? कौन सा सर आवाज एकदम ब्रेक हो रही है। Am I audible to everyone? एक मिनट रुकिएगा। यस सर। ओके, दोबारा बोलिएगा जो भी कह रहे थे। सर वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ हाँ अभी आ रहा है। सर बोल रहा हूँ कि सर जो फोर्थ केस है ना उसमें सर लास्ट में क्या आएगा? मतलब डिसाइडिंग फैक्टर क्या है उसमें? वो तो कांस्टेंट आ कोई जाएगा नहीं, ना कोई नहीं, वही तो, लास्ट में। कोई भी नहीं है डिसाइडिंग फैक्टर। वही तो इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट रह गया। और अल्टीमेटली ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसीलिए तो कहा जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता कर पा रहे। हमारा प्रोडक्ट किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच करेगा या इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये आप पता कर पा रहे हो क्या? नहीं। मैंने इसलिए आपको 3 अलग अलग एग्जांपल्स लेकर दिखाए सिर्फ और सिर्फ ये समझाने के लिए। तो जीरो इंटू इंफिनिटी क्या हो गया? दिस इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। दिख रहा है यहाँ पे? इसलिए यस ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में काउंट किया जाता है। एम आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। सिमिलरली एक और समझाता हूं ताकि इसके बाद फिर हम आगे थोड़ा बढ़ सके। अब जैसे a फंक्शन a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c मान लो। ठीक है, a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c मान लो। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला क्या, 0/0। 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं? तो आपको सिंपल सा केस देता हूँ। आप सोचो कि अगर a वाला फंक्शन मेरा 4 को अप्रोच कर रहा है, b वाला फंक्शन मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है, तो मेरा डिवीजन किसको अप्रोच कर रहा होगा? बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा हूं। ये पूरा प्रोडक्ट किसको ये 2 को अप्रोच कर रहा होगा, राइट? ग्रेट। अच्छा ये बताइए, अगर मेरा a 0 को अप्रोच कर रहा है, a 0 को अप्रोच कर रहा है, b मेरा 2 को अप्रोच कर रहा है, अब मेरा ये किसको अप्रोच करेगा? अब ये 0 को अप्रोच करेगा, राइट? बिकॉज ऊपर वाला नंबर 0 के बहुत पास है, नीचे वाला नंबर 2 के बहुत पास है, तो ऑब्वियसली बात है डिवीजन विल बी अप्रोचिंग 0। तो यहाँ पे मेरा ड्राइविंग फैक्टर कौन है? न्यूमरेटर। यहां मेरा ड्राइविंग फैक्टर है न्यूमरेटर। लेट्स टेक अनदर केस। इमेजिन कीजिए कि मेरा a जो था वो 4 को अप्रोच कर रहा है, बट मेरा b जो था वो 0 को अप्रोच कर रहा है। ये सोच के आंसर देना यार, ये सोच के आंसर देना। डिनोमिनेटर 0 के बहुत पास है, तो मेरा अब ये किसको अप्रोच करेगा? रिया 4 कैसे? आधे अनडिफाइंड नहीं बोलेंगे। दिव्या 0 तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, 0 तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे दिव्या। मतलब आप एग्जांपल ले लो, लेट्स से 3.9 डिवाइडेड बाय 0.1। एक 4 के बहुत पास है और एक 0 के बहुत पास है। क्या ये आपका 0 हो रहा है या क्या ये 4 होगा कभी भी? ऑब्वियसली नहीं होने वाला। सर वो पिछले वाले का आंसर था, अच्छा अच्छा। लेट से। सो गाइस, यहाँ पे आई थिंक सबको ये फील हो रहा है कि यहाँ पे ड्राइविंग फैक्टर विल नॉट बी द न्यूमरेटर, द ड्राइविंग फैक्टर विल बी द डिनोमिनेटर, है ना? ड्राइविंग फैक्टर विल बी द डिनोमिनेटर बिकॉज वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो जब डिनोमिनेटर 0 के बहुत क्लोज होता है, डिनोमिनेटर 0 के बहुत क्लोज होता है और न्यूमरेटर में लेट से 4 है, साढ़े 3 है, तो उसके कारण पूरा वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा होगा? पूरा वैल्यू अप्रोच कर रहा होगा इंफिनिटी को, है ना? पूरा वैल्यू अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, जो कि चैट में ऑलमोस्ट सबने यही आंसर भी दिया है। तो एक छोटी सी चीज हमने क्या ऑब्जर्व की कि जब न्यूमरेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो हमारा पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा था। सेकेंड केस देखा अभी हमने, जब हमारा डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर नॉन जीरो है, तो हमारा ये डिवीजन जो है ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अब आपके मन में ये सवाल अगर आए
कि अगर न्यूमरेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है, फिर अब अगला सवाल ये बनता है कि नहीं, इफ न्यूमरेटर इज अप्रोचिंग 0 and denominator is also approaching 0, then what will be the case? What will be the case? नहीं आकाश, आई डोंट थिंक कि मेरी आवाज कम आ रही है। अब आपको समझना पड़ेगा कि न्यूमरेटर हमारा ड्राइविंग फैक्टर होगा। अगर न्यूमरेटर ड्राइविंग फैक्टर है तो 0 की तरफ ले जाएगा। अगर डिनोमिनेटर मेरा ड्राइविंग फैक्टर है तो वो इंफिनिटी की तरफ ले जाएगा, है कि नहीं? तो अब क्या होगा? अब ये बताना मुश्किल है ना, यहाँ पे ये बताना मुश्किल है कि नहीं? और ये तो गलती बिल्कुल ना कीजिएगा कि ये और ये काट के 1 बता दिया। ठीक है, वैसे रेट अगर कांस्टेंट है, वैल्यू भी सेम है, तो शायद वो भी हो जाए। बट कैन यू गेट, आर यू गेटिंग द फीलिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर केस this will be an indeterminate form? Because if numerator is the driving factor तो वो डिवीजन को 0 की तरफ ले जाएगा। अगर डिनोमिनेटर हमारा ड्राइविंग फैक्टर है तो वो इंफिनिटी की तरफ ले जाएगा। Am I clear? ये फील तो कर पा रहे हो ना? डोंट थिंक अबाउट द डिफरेंट केसेस। इतना तो पता चल रहा है कि कुछ केसेस होंगे जहां पे हमारा न्यूमरेटर ड्राइविंग फैक्टर होगा, तो उस केस में न्यूमरेटर क्या करेगा? 0 की तरफ ले जाएगा। कुछ केसेस में डिनोमिनेटर मेरा ड्राइविंग फैक्टर होगा, तो उस केस में क्या होगा? इंफिनिटी की तरफ ले जाएगा। तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि हमको पता नहीं चल पाता है कि किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ओके, तो इसी तरीके से 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारे हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। अब अच्छा, एक और चीज है, अभी सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देना चाहता हूं। हाउ टू सॉल्व लिमिट्स में फॉर बोर्ड्स वी फॉलो अ प्रोसीजर। ठीक है, वी फॉलो अ प्रोसीजर एंड फॉर जेई हम बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन में ना LH रूल ही लगाते हैं। LH रूल होता है आपका एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो अब क्या है कि आप लोग जैसे बोर्ड भी दोगे, और जो ये LH रूल है ये नॉट इन NCERT है, तो क्योंकि ये NCERT में नहीं है तो हम LH रूल लेके क्वेश्चन सॉल्व, अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, बट इसको एज अ सॉल्यूशन नहीं दिखा सकते अपने बोर्ड्स के सब्जेक्टिव कॉपीज में। ठीक है, तो हमको दोनों देखना पड़ेगा। तो अभी मैं पहले आपको प्रोसीजर वाला मेथड बताता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़े से ज्यादा मेथड्स लग रहे हैं, कह सकते हो। LH रूल इज वेरी इजी, एक तरीके से डिफरेंशिएशन ही कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जब बोर्ड्स वाला प्रोसीजर समझ में आ जाएगा और उसके बाद अगर आप LH रूल करोगे तो बोर्ड्स वाले का इंपॉर्टेंस रहेगा। लेकिन अगर उल्टा हो जाएगा, पहले आपने LH रूल सीख लिया, उसके बाद बोर्ड वाला मेथड पे आओगे, शायद आपको करने को मन ना करे, तो वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज हमें दोनों को कंसिडर करके चलना है ना। MCQs में यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी हम सबसे पहले बोर्ड्स वाले के जो प्रोसेसेस है कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखेंगे, मतलब उसमें हम क्या फॉलो करते हैं। और जब ये कवर हो जाएगा 1 से 2 क्लासेस के अंदर बोर्ड्स वाले में, फिर हम लोग जेई वाले स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आएंगे, तो उसका स्टार्टिंग में LH रूल से करूंगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आता है हाउ टू सॉल्व लिमिट्स। अब जनरली आपको अगर बोर्ड्स के हिसाब से बात करूं तो बोर्ड्स में आपको सिर्फ 2 ही लिमिट्स पे काम करना है, एक एल्जेब्रिक और दूसरा
ट्रिग्नोमेट्रिक, एल्जेब्रिक में लॉग को भी मान लो फिलहाल। तो एल्जेब्रिक लिमिट में मेनली आपको जो मिलेगा यहाँ पे, यू आर गोइंग टू गेट पॉलिनोमियल्स, यू कैन से लॉगरिथम, लॉग भी बहुत कम वैसे, मॉड्यूलस, ठीक है। मैं अभी इसकी बात कर रहा हूं। आप लॉग को तो यहां से कंप्लीटली कह सकते हो, अभी रिमूव कर सकते हो, लॉग को यहां से रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है, देयर आर 3 पर्टिकुलर केसेस स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये उसी को जो हमने स्टार्टिंग में जो बॉक्स बनाकर हम वैल्यू को अप्रोच करा के आउटपुट देख रहे थे ना, उसके हिसाब से। जैसे इफ यू रिमेंबर, जैसे चलो सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपको एक एल्जेब्रिक लिमिट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, आप ये कैलकुलेट करना है, ये फॉर लिमिट x अप्रोचिंग ए fx का लिमिट कैलकुलेट करें x अप्रोचिंग a पे। तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए x के जगह पे a पुट कर दीजिए, फंक्शन में x के जगह पे a पुट कर दीजिए। और अगर आपका फंक्शन का आउटपुट एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक बार चाहूंगा टू टेक यू बैक टू दैट थिंग। चलो है नहीं अभी। अगर आप लोगों को याद है स्टूडेंट्स, तो मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर का, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हुआ है, फर्स्ट लेक्चर के वीडियो में मैंने एक फंक्शन लिया था f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था। और वहां पे अगर आपने अपनी कॉपी में नोट किया हुआ है तो आप देख सकते हो कि when x was approaching 2, when x was approaching 2, तो आपका पूरा फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा था, बताना। उस एग्जांपल को देखो ना, जो हमने एकदम पहली क्लास में, मतलब जो फर्स्ट लेक्चर वाले वीडियो में था, आपने नोट किया होगा। यस, आनंद, राघवेंद्र, दिव्या, ठीक है। जिन जिन लोगों ने नोट किया होगा वो इंस्टेंटली बता देंगे। जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो हमारा जो फंक्शन का वैल्यू था वो 4 को अप्रोच कर रहा है, राइट। अच्छा, ये एक एग्जांपल लिया था, एक और एग्जांपल लिया था उसके बाद। ये मेरे ख्याल से मैंने राइट हैंड लिमिट को एक्सप्लेन करने के लिए लिया था। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। वहां पे मैंने फंक्शन लिया था x प्लस 5, वहां पे मैंने फंक्शन लिया था x प्लस 5। और वहां पे जब x 2 को अप्रोच कर रहा था तो उस बॉक्स में देखिए आपका फंक्शन का वैल्यू किसको अप्रोच कर रहा था, तब फंक्शन का वैल्यू अप्रोच कर रहा था 7 को, ठीक है। तो क्या आपने एक छोटा सा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिख रहा है क्या, कि ये तो हम सीधा x के जगह पे 2 रख के भी निकाल सकते थे, x के जगह पे 2 निकालते डालते तो भी हम दिख रहा था कि ये fx का जो वैल्यू है 4 को अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी x के जगह पे 2 डालते तो हमारा फंक्शन का वैल्यू 7 को अप्रोच कर रहा होता, राइट। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जब आप एकदम सिंपल वाले एल्जेब्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, हमने ये, अच्छा, जब हमने ये कैलकुलेट कर रहे थे, जब ये हम कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने पूरा अलग अलग वैल्यूज लिया, हमने कैलकुलेट किया बाय टेकिंग मल्टीपल वैल्यूज, है ना। तब हम लोगों ने देखा ही नहीं था, हमने बस लिमिट के डेफिनेशन को क्या समझा था कि अगर x a को अप्रोच कर रहा है और जिसके कारण फंक्शन का वैल्यू अगर एक दूसरा नंबर l को अप्रोच कर रहा है तो हम उसी l को फंक्शन का लिमिट बोलते थे उस पॉइंट पे, है ना। तो उस टाइम पे हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे बाय टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स। और इसी तरीके से अलग अलग केसेस के ऊपर इस तरीके से इनपुट्स वगैरह लेने के बाद ही ये प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आप क्या करो, सबसे पहले एल्जेब्रिक लिमिट के लिए ध्यान रखिएगा,
सबसे पहले क्या कीजिए, इनफैक्ट एल्जेब्रिक हो गया, ट्रिगोनोमेट्री में भी कर सकते हो कहने के लिए, तो आप x के जगह पे a रखना, ठीक है, x के जगह पे मतलब जिस भी पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो ना फंक्शन में वो डाल दो। अगर आपका फंक्शन का आउटपुट आ रहा है एक फाइनाइट वैल्यू, मतलब इंफिनिटी जैसा केस नहीं हो रहा है या फिर अनडिफाइंड वाला केस नहीं हो रहा है, तो इसको छोड़कर तो कोई फाइनाइट नंबर ही बचेगा। तो अगर कोई फाइनाइट नंबर आ रहा है तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन अगर आपने वैल्यू पुट किया, कम टू द सेकेंड स्टेप नाउ, इफ f of a is indeterminate form, मतलब आपने वैल्यू पुट किया और उसके बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, ठीक है, उसके बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, और एल्जेब्रिक वाले में क्या होता है, एल्जेब्रिक वाले में वो 0/0 ही रहता है, वो जनरली 0/0 ही रहता है, ठीक है। तो 0/0 का फॉर्म अगर आ रहा है एल्जेब्रिक में, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फिर आपको फैक्टराइज करने की जरूरत है। आपको क्या करने की जरूरत है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने की जरूरत है। फैक्टराइज करोगे किससे जानते हो, हमेशा यू विल ऑलवेज उसका एक फैक्टर कह सकते हो, उसका वन फैक्टर इज x माइनस ए, उसका एक फैक्टर क्या होगा, x माइनस ए होगा। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूंगा, क्लास 9th में रिमाइंडर थ्योरम बोलकर एक चीज थी, ठीक है, जो आप लोग भूल चुके होंगे। 9th में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम होगा, आई थिंक निधि को पता होगा, तो उसकी बहन अभी पढ़ रही है ये सब चीज। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, एक बार मैं उसको जस्ट एक छोटा सा रिकैप करवा रहा हूं। तो इफ p of x is divided by a linear polynomial, कोई भी एक पॉलिनोमियल p of x को जब आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, p of x का डिग्री एक से ज्यादा होगा, तो if p of x is divided by x minus a, then remainder is equal to what, p of a होता है, ठीक है, रिमाइंडर होता है आपका p of a। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए x to the power 5 प्लस x to the power 4 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ये इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं लेट से x माइनस 2 से, 1 कर देता हूं यार, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, और हमको रिमाइंडर निकालना है, हमको रिमाइंडर निकालना है, तो उस केस में आपको एक्चुअल डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, आप x के जगह पे 1 डाल सकते हो, तो 1 to the power 5 प्लस 1 to the power 4 प्लस 1 to the power 3 माइनस 1 to the power 2, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 2 निकल कर आ जाएगा, तो हमारा रिमाइंडर 2 हो जाता है, ठीक है, हमारा रिमाइंडर 2 हो गया। अब अगर यही रिमाइंडर 0 आ जाता, यही रिमाइंडर 0 आ जाता, जैसे नॉर्मल मैथ्स में होता है, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर का फैक्टर बोलते थे, राइट। तो फैक्टर थ्योरम कहीं ना कहीं इसी के ऊपर कहता था कि if p of x is divided by x minus a and remainder that is p of a is equal to 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, p of a equal to 0 हो गया, p of a क्या था, पॉलिनोमियल में x की जगह a पुट किए तो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया, then x minus a is a factor of px होता था, ठीक है, तो हमको वहां से पता चल जाता था कि x माइनस एक फैक्टर है px का। तो आप खुद इमेजिन करो, ये सेकेंड पॉइंट भी तो कहीं ना कहीं वैसा ही है, क्योंकि सेकेंड पॉइंट वाले में क्या हो रहा है, जब आपने fx में x की जगह पे a पुट किया और आपका न्यूमरेटर भी 0 हो गया, डिनोमिनेटर भी 0 हो गया, तो इसका मतलब है न्यूमरेटर 0 होने का मतलब x माइनस ए आपका क्या होगा, न्यूमरेटर का फैक्टर होगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो गया, इसका मतलब x माइनस ए वहां भी क्या होगा, फैक्टर होगा, राइट। तो आदर्श भूल गए वो चीजें,
यहाँ x माइनस ए जब होता है तो हम f ऑफ a ले रहे हैं, है ना, तो उसका माइनस साइन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब x माइनस 1 होगा तो हम रिमाइंडर कैलकुलेट करने के टाइम पे p ऑफ 1 कैलकुलेट कर रहे होंगे, p ऑफ माइनस 1 नहीं, p ऑफ 1 कैलकुलेट कर रहे होंगे। ओके, तो अभी फिलहाल इन दो स्टेप्स पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, जहां पे हम सीधा पुट कर देते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन लिमिट इज नॉट इन इनडिटरमिनेट फॉर्म, एज द नेम सजेस्ट्स वी सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल की सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे ये है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1, मान लीजिए मुझे इसको कैलकुलेट करना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा x के जगह पे 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2। इज दिस अ फाइनाइट नंबर? इज दिस अ फाइनाइट नंबर? यस, तो दिस इज अ फाइनाइट नंबर, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड वाले में लिमिट साइन x अप्रोचिंग पाई बाई 2, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। क्या ये फाइनाइट होता है? क्या ये फाइनाइट होता है? आंसर इज यस, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस केस में फिर मेरा आंसर हो जाएगा 2 और इस केस में मेरा आंसर हो जाएगा 1। सीधा सब्स्टिट्यूशन हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करके बताओ, हरिओम, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेट करके बताओ। सिद्धांत, उस पे मैं क्या स्टेप्स लिखना है बोर्ड में वो मैं बताऊंगा, ठीक है। आदर्श ठीक है यार, सी को इतना बार लिखने से क्या बनेगा। तो आई थिंक सब यहाँ पे कर पा रहे हो। यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू, x के जगह पे 1 पुट करोगे तो ऊपर 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3, डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर प्लस 5, तो न्यूमरेटर इज कमिंग आउट टू बी 8, डिनोमिनेटर इज कमिंग आउट टू बी 6। इट्स अ फाइनाइट नंबर, कैंसिल होके 4/3 बन जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसीलिए इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। चलो सॉल्यूशन वगैरह रखा हुआ था, ओके। तो ये आपके लिए अब होमवर्क रहेगा, छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। दिस विल ऑल्सो, अच्छा नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑन फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड ट्राई कीजिएगा इसको एक बार। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपका स्टेप 1 क्या होगा, पुट x इज इक्वल टू 2, x के जगह पे 2 रखो, ये आनंद राज का तो पता नहीं खेल खत्म है, नॉन सीरियसनेस की हद हो गई इसकी। जब आप x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो क्या हो जा रहा है, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। ओके, तो आई थिंक
सब इतना पता कर पा रहे हो कि जब हम वैल्यू पुट किए हैं, जब आपने वैल्यू पुट किया तो ऊपर भी 0 बन रहा था और नीचे भी 0 बन रहा था, है ना, 0/0 का फॉर्म आ गया। जब ऊपर आप देखो तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, नीचे भी देखो तो एल्जेब्रिक सिंपल पॉलिनोमियल है, और वैल्यू पुट किए तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स? इसका मतलब है कि ऊपर आपका x-2 फैक्टर छुपा हुआ है, नीचे भी आपका x-2 फैक्टर छुपा हुआ है। आप क्या करोगे? आप फिर न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे पहले x-2 से और क्वोशिएंट निकालोगे। सिमिलरली आप कह सकते हो डिनोमिनेटर में या तो उसको फैक्टराइज कर लो क्योंकि वो तो सिंपल क्वाड्रेटिक दिख रहा है, या आप डिवाइड कर लो, जैसा आपका मन। ठीक है, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब ये 100% श्योर है कि ये इसका फैक्टर होगा, और जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये इसका फैक्टर है। सो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो मैं ऊपर एक ही बार में कैलकुलेट कर देता हूं x-2। अब आप भी ये सीख सकते हो बैलेंस करना। ठीक है, हमको ऑलरेडी पता है कि x-2 हमारा फैक्टर है। तो अब आप क्या करो, मैं जो टेक्निक बता रहा हूं उसको थोड़ा फॉलो कर लो। सबसे पहले हम देख रहे हैं x³ - 2x-4। ठीक है, हम देख रहे हैं x³ - 2x-4 को। मेरी कोशिश क्या होगी, मुझे ऑलरेडी एक फैक्टर पता चल गया, मुझे दूसरा फैक्टर लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वो लेटर लिखूंगा या वो टर्म लिखूंगा जिससे इसका ज्यादा डिग्री वाला टर्म को मल्टीप्लाई करके, मतलब x के साथ मल्टीप्लाई करके हमको न्यूमरेटर का सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म मिल जाए। न्यूमरेटर का सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म क्या है? वो है x³। न्यूमरेटर का सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है x³। तो मैं कह रहा हूं कि x³ लाने के लिए इस x के साथ किसको मल्टीप्लाई करना होगा? x³ लाने के लिए इस x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा? तो इट्स वेरी क्लियर, x² लाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब आप देखो कि जब हमने x² लिखा तो ये x² इस x के साथ मल्टीप्लाई होके तो x³ बन गया, ये x² इस x के साथ मल्टीप्लाई होके तो x³ बन जाएगा। तो मेरा न्यूमरेटर का पहला टर्म आ गया, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा? वो बनाएगा -2 टाइम्स ऑफ x², बनाएगा -2 टाइम्स ऑफ x²। क्या वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है? क्या वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? नहीं है प्रेजेंट। तो हमको क्या करना होगा, अब हमको अगला टर्म इस तरीके से रखना है ताकि मेरा -2x² को बैलेंस करने के लिए +2x² वहां पे हो। ठीक है, -2x² को बैलेंस करने के लिए +2x² चाहिए। तो अभी भी हम यहाँ पे वो नंबर रखेंगे जिसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, हम वो नंबर रखने वाले हैं जिसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो 2x जब आपका x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा? +2x²। पहले वो -2x² दिख रहा था, ये हो गया +2x², बैलेंस हो जाएगा। लेकिन जब हमने +2x रखा तो सिर्फ पहला टर्म x के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और जब वो -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? -4x बनेगा। लेकिन आप देखो न्यूमरेटर में कितना है? न्यूमरेटर में -2x है, तो -4x अभी प्रेजेंट है, चाहिए -2x। तो कहने के लिए उसमें +2x ऐड करना पड़ेगा। जब -4 में हम +2 ऐड करेंगे तभी ना -2 बनेगा। तो उसके लिए हमको -2 और एक यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो -2 हम यहाँ पे अगर रख देते हैं तो अब आप सोचो कि ये आपका -2 इस x के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? -2x। हमारे पास पहले से -4x था, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको कर दिया प्लस करने से क्या हुआ? पहले था -4x, उसमें हमने जोड़ा +2x, तो -4x और +2x कितना हो गया आपका +2x, सॉरी -2x। एंड -2 इंटू +2 कितना हो गया आपका?
वो हो जाएगा आपका -4। तो मेरा प्रॉपर वो बैलेंस हो गया। कर सकते हो निधि, डिवाइड कर सकते हो, x-1 भी अगर आपको फैक्टर पता चल गया उससे भी डिवाइड कर सकते हो, बट माय पॉइंट इज वी कैन एक्चुअली अवॉइड दैट, वी कैन अवॉइड दैट। ये वाला इतना कोई मुश्किल सा टेक्निक नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। तो न्यूमरेटर में भी सेम खेल करेंगे। अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर में हमारे पास था x² माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे क्या करोगे, पहले x-2 को लिख लिया। अब आप ही सोचो कि हमको यहाँ पे क्या लिखना है ताकि वो x के साथ मल्टीप्लाई होके x² देगा। तो x लिखना पड़ेगा सो दैट x और x मल्टीप्लाई होकर x² बनेंगे। लेकिन जब आपने ये x लिखा तो यहाँ -2 है, -2 और ये x मल्टीप्लाई होकर -2x बनाएंगे। ठीक है, तो -2x बनाएंगे, लेकिन वहां पे है -3x, मतलब अभी भी एक -x की कमी है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -1 लिखना पड़ेगा। जैसे ही हमने -1 यहाँ पे लिखा तो -1 इस x के साथ -x बनाएगा। पहले से -2x था, ये भी -x उधर आ गया तो -3x बन गया, और साथ में -2 इंटू -1 आपका +2 भी हो गया। तो फाइनली इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन, जो भी हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन अब किस में कन्वर्ट हो गया, लिमिट x अप्रोचिंग टू x-2 इंटू ऊपर क्या आया था, x² प्लस 2x प्लस 2, x² प्लस 2x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई x-2 इंटू x-1। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज ये तो कैंसिल हो गया, और यही आपका 0 बना रहा था, क्योंकि देखो वहीं पे पुट करोगे x की जगह पे 2 तो वो भी 0 हो रहा था, नीचे भी वाला भी 0 हो रहा था। तो ये कहीं ना कहीं अब कैंसिल हो चुका है। ये जब कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास जो बचा है फैक्टर, आप उधर सिंपल पुट कर दो, आप सब्स्टिट्यूशन करो। तो x की जगह पे 2 डालेंगे तो 2² प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। तो ऊपर हो गया मेरा 4 4 8 2 10, तो 10 मेरा आंसर हो रहा है। सर हाँ सर अगर क्वेश्चन में सर अप्रोचिंग 2 वाला फैक्टर ना हुआ, जैसे x-2 इसमें फैक्टर है ना इसका, हाँ सर तो फैक्टर ना दिया और फैक्टराइजेशन मेथड से ही बोले बनाने को, हो सकता है? फैक्टर नहीं होगा ऑब्वियसली, जब तक आपको बताएगा नहीं कि इस पॉइंट पे लिमिट कैलकुलेट करना, आपको पता कैसे चलेगा। नहीं सर, अप्रोचिंग वाला बताया है, लेकिन वो उसका फैक्टर ना हो। ये अगर आप एल्जेब्रिक है, अगर न्यूमरेटर भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी एल्जेब्रिक फंक्शन है, और अगर आप उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो और वो 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो 100% दैट विल बी अ फैक्टर, 100%। ठीक है, सर पूछ रहे थे सर 0/0 का फॉर्म ना है तो 0/0 का फॉर्म ना है तो उसको हम डील करेंगे अलग तरीके से। ठीक है, वो तो हम आगे अभी टाइप्स पे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर 0/0 का फॉर्म नहीं आता है तो कैसे डील करोगे, दैट वी विल कम लेटर। ठीक है, एज ऑफ नाउ वी आर फॉलोइंग अ प्रोसेस। पहले हमने सीधा पुट किया तो हमें फाइनाइट वैल्यू है तो वही आंसर हो गया। लेकिन अगर आप पुट करते हो 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो समझ जाना कि उधर फैक्टर छुपा हुआ है। और फैक्टर कौन सा होगा, तो वही जो नंबर यहाँ पे है, x अप्रोचिंग 2 है तो x-2 हो जाएगा, और अगर x अप्रोचिंग -2 होता तो x+2 आपका फैक्टर होता, तब x+2 आपका फैक्टर होता। आई होप दिस इज क्लियर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन रखा हुआ है। चलो इफ यू वांट इधर ट्राई दिस। अच्छा चलो होमवर्क है, चलो फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद वी कैन एंड द क्लास। ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। सब्स्टिट्यूट करने से ये 2 का क्यूब -8 ऊपर 0 हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है, राइट। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, ऊपर अलजेब्रिक है नीचे भी अलजेब्रिक है।
ओके, तो दीप का आंसर आ रहा है सी, राघवेंद्र अंजन का आंसर आया डी। अच्छा, ऊपर वाला तो आप देख सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हैं ना ऊपर वाले को। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये एक तरीका था, या फिर जो मैंने आपको बताया था वो भी कर सकते हो। तो हम अगर क्वेश्चन की बात करें, लिमिट x अप्रोचिंग 2, ऊपर आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो ये इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास ये बचा लिमिट x अप्रोचिंग 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब सिंपल अलजेब्रिक है, कोई इसका डिनोमिनेटर भी नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, तो फाइनली कितना हुआ, 4 प्लस 4 प्लस 4 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो आज के लिए हम यहीं पे एंड करेंगे। दो ही टाइप के क्वेश्चन हमने देखे हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन के ऊपर और एक है फैक्टराइजेशन के ऊपर। मैं चाहूंगा कि आज आप थोड़ा आरडी शर्मा 11th के आरडी शर्मा से क्वेश्चन सॉल्व करें, सिर्फ इसी के ऊपर वाले, ताकि आपको वो थोड़ा सा नहीं होता अंदर से वो डर निकल जाए, बिकॉज यू हैव टू बी। और जब आप वो इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं रहता है, एनसीईआरटी में जाओगे तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, नहीं आदर्श, ये लिमिट्स आपको क्लास 11th का टॉपिक है, आपको क्लास 11th का आरडी शर्मा पे जाना होगा, और वहां पे कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चन आपको 1 मिनट से ज्यादा ना लगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको 1 मिनट से ज्यादा ना लगे, तो मान के चलो कि लगभग 50 क्वेश्चन आपके 60 मिनट्स के अंदर हो जाने चाहिए, जस्ट टू हैव दैट आइडिया कि लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, जस्ट टू हैव दैट गुड आइडिया कि लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एकदम बेसिक वाले क्वेश्चंस का। क्योंकि ट्रस्ट मी, लिमिट इससे बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट आपको एक बार अपने अंदर ना वो स्पीड लेकर आना होगा। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूं, मैं खुद एक बार आरडी शर्मा देखकर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा एक्सरसाइज करना है। आई थिंक वो फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं है, जितना हमने पढ़ा है मैं उसके हिसाब से एग्जैक्टली एक्सरसाइज बता दूंगा। एक बार क्वेश्चन भी देख लूंगा कि कहीं वहां पे रैशनलाइजिंग वगैरह तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी भी बेसिक है, ट्रस्ट मी, दिस इज ए कंप्लीट बेसिक्स, एंड स्पेशली यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। तो अभी तो शायद अभी मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दूंगा ना, और वहां पे लिमिट वर्ड नहीं होगा, तो आप पता नहीं कर पाओगे कहाँ का क्वेश्चन है। एनीवेज, तो इसी के साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चंस है, इसको भी सॉल्व करना है अगले दिन क्लास में। पहले इस स्लाइड के अंदर जो क्वेश्चन नहीं हुए थे, यहाँ के 12 क्वेश्चन नहीं डिस्कस किए मैंने, मतलब ये आपके लिए होमवर्क है। और ये 3 क्वेश्चंस जो कि बड़े सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको एक बार कंप्लीट कीजिएगा, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट होगा अगली क्लास में रैशनलाइजेशन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक, रैशनलाइजेशन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, तो इसी के साथ आई एंड द क्लास फॉर टुडे। एंड निधि एंड आद्या, वो जो क्वेश्चन था उसका बाकी पार्ट में अभी सॉल्यूशन भेजता। ठीक है, चलो फिर, बाय एवरीवन, टेक केयर।